हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज हम अपना चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। देखो कितना सुंदर सा चार्ट बनाया है मैंने एक आपके लिए बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का। सर क्या होता है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट? कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको रिक्वायरमेंट होती है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने की? क्यों हम इसको बना रहे हैं, क्या पर्पस है, अकाउंट्स में क्या यूज़ है इसका बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का, ये सारी बातें आज हम जानेंगे। तो बेटा होता क्या है कि जब हम बैंक में जाते हैं अपना बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए, तो बैंक हमारा अकाउंट ओपन करने के बाद सबसे पहले हमें क्या प्रोवाइड कराता है? पासबुक। और उस पासबुक में एंट्री करने का राइट किसका होता है? पासबुक में बैंक का। कि सर एंट्री तो उसमें बैंक करता है, हम तो बस वो पासबुक ले जाके बैंक में देते हैं और बैंक वाला क्या करता है? उसमें एंट्री करके हमें दे देता है। अरे ये क्या हुआ सर? ओके ठीक है सर, पासबुक हमें एंट्री करके बैंक क्या करता है? रिटर्न कर देता है। अच्छा, हमारे पास क्या होता है बेटा? हम भी तो कहीं कोई रिकॉर्ड मेंटेन करते होंगे, तो हम मतलब अकाउंट होल्डर बेटा एंट्री करता है बैंक की सारी, कहाँ पर? कैश बुक के अंदर। कैश बुक में एक कॉलम होता है बैंक कॉलम, उस बैंक कॉलम में हम एंट्री करेंगे। हम कौन? अकाउंट होल्डर। बेटा ये हमारा अकाउंट होल्डर है जिसका नाम है मिस्टर ए, और मिस्टर ए ने बनाई है क्या? एक कैश बुक। ठीक है, कैश बुक का एक फॉर्मेट होता है पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। क्लियर है? अब होता क्या है कि एंट्री हम भी कर रहे हैं, वो सारी एंट्री बैंक भी कर रहा है, लेकिन बेटा फिर भी बैंक में जब हम एंट्री करा के लाए पासबुक में, तो पासबुक का बैलेंस और हमारी कैश बुक का बैलेंस, ये दोनों बैलेंस मैच नहीं होते हैं। इन दोनों बैलेंसेस में कुछ डिफरेंसेस आते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? हम अपनी पासबुक के बैलेंस को अपनी कैश बुक के बैलेंस से मैच कराने के लिए कुछ कमियां ढूंढ रहे हैं कि वो कमी कहाँ है, वो जो गैप आ रहा है वो गैप किस लिए आ रहा है, किस वजह से आ रहा है। उसके लिए हम एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं जिस स्टेटमेंट का नाम होता है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। जी सर, ये तो हमें समझ आ गया। अगर समझ आ गया तो बेटा अब देखो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का स्टेटमेंट बनाना है, तो इस स्टेटमेंट का फॉर्मेट क्या होगा? इस स्टेटमेंट में टोटल 3 कॉलम बनेंगे। फर्स्ट इज पर्टिकुलर्स, सेकेंड इज डिटेल्स एंड लास्ट इज अमाउंट। स्टार्ट करेंगे जब हम इस स्टेटमेंट को बनाना, तो सबसे पहले हमारे पास होगा एक स्टार्टिंग पॉइंट जहां से हम शुरुआत करेंगे, यानी कि या तो वो पासबुक का बैलेंस हो सकता है या फिर वो हमारे कैश बुक का बैलेंस हो सकता है। वहां से स्टार्ट करेंगे। इसके लिए हमने लिखा है सी वर्किंग नोट नंबर 1। किन किन नामों से हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हमें देखने के लिए मिलता है, वो नाम हमें अपने वर्किंग नोट में जाके चेक कर लेने हैं। फिर उसमें बेटा कुछ ऐड करेंगे और कुछ क्या करेंगे? हम लेस करेंगे। कुछ ऐड करेंगे और कुछ लेस करेंगे। ऐड क्या करना है, लेस क्या करना है, वो बात की बात है। सर सबसे पहले आप हमें बता दो स्टार्टिंग पॉइंट कितने होते हैं। तो बेटा हमारे स्टार्टिंग पॉइंट कितने नामों से आते हैं? 8। कितने? 8 नाम कैसे याद करने हैं हमें? सबसे पहले देखो, बैलेंस एज पर कैश बुक, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। देखो राइम हो गया, बैलेंस एज पर कैश बुक, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। या तो आपको बैलेंस मिलेगा कैश बुक का, या फिर आपको ओवरड्राफ्ट का बैलेंस मिलेगा कहां पर? पासबुक में। सर ओवरड्राफ्ट क्या होता है? ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है, ओवर मतलब एक्स्ट्रा, ड्राफ्ट का मतलब विदड्रॉ। जब आप अपने बैंक से कुछ एक्स्ट्रा विदड्रॉ कर लेते हो तो उसे बोलते हैं हम क्या? ओवरड्राफ्ट। सर बैंक से एक्स्ट्रा कैसे विदड्रॉ कर सकते हैं? जैसे बेटा क्रेडिट कार्ड का काम क्या होता है? आपके अकाउंट्स में क्या बैलेंस है क्या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है। बैंक ने आपको एक लोन का अकाउंट अलग से ओपन करके दे दिया है कि जब भी आपके पास पैसे ना हो तो आप जाना, अपनी शॉपिंग करना और शॉपिंग करा के इस कार्ड को स्वाइप कर देना। 1 महीने बाद या जो भी ड्यू डेट आएंगे उस ड्यू डेट पे उसका बिल जनरेट होगा और बिल जनरेट होने के बाद में हम उसका पेमेंट कर देंगे। ऐसे ही बिजनेसमैन को बैंक एक अकाउंट प्रोवाइड कराता है जिसको हम बोलते हैं ओवरड्राफ्ट अकाउंट। एक लोन अकाउंट होता है जो कि जब हमारे पास पैसे नहीं होते हम उस समय उसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बेसिकली हमारे बैंक अकाउंट का नेगेटिव बैलेंस है कि ये बैलेंस हमें बैंक को वापस करना ही है, उसको हम बोलते हैं ओवरड्राफ्ट अकाउंट। यस सर। तो बेटा सबसे पहले देखेंगे हम, या तो हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को कहाँ से? बैलेंस एज पर कैश बुक से, या स्टार्ट करेंगे कहाँ से? ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक से। तो 2 पॉइंट कौन से बेटा? बैलेंस एज पर कैश बुक, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। आप भी ऐसे बोलोगे एक बार, कैसे? बैलेंस एज पर कैश बुक, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। अगेन बैलेंस एज पर कैश बुक, ओवरड्राफ्ट एज पर
पासबुक। सर ये दो शब्दों में याद रखें। अब बेटा इसका अपोजिट करो, जैसे बैलेंस हमने कैश बुक का लिया था तो अब बैलेंस किसका लेंगे, पासबुक का, और ओवरड्राफ्ट पासबुक का लिया था तो ओवरड्राफ्ट किसका लेंगे, अब कैश बुक का। तो अगले दो पॉइंट्स कैसे बनेंगे, बैलेंस एज पर पासबुक, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। अगेन बैलेंस एज पर पासबुक, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। तो 4 पॉइंट फिर से बोलेंगे, बैलेंस एज पर कैश बुक, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। सर ओवरड्राफ्ट को अगर हम थोड़ा सा शॉर्ट कर लें तो ओवरड्राफ्ट को शॉर्टकट में बोलते हैं ओडी। क्या बोलते हैं, ओडी। अगेन क्या, ओडी, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। तो हम इसको कैसे बोलेंगे, ओडी एज पर पासबुक। ओके, तो शुरुआत बेटा कहाँ से, बैलेंस एज पर कैश बुक, ओडी एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर कैश बुक, ओडी एज पर पासबुक। अब अगले दो, बैलेंस एज पर पासबुक, ओडी एज पर कैश बुक। 4 पॉइंट हो गए। उसके बाद सर अगर बैलेंस से पहले हमें डेबिट या क्रेडिट वर्ड लिख के मिल जाए तो हम क्या करेंगे, तो हम कहीं क्वेश्चन को गलत ना कर दें, तो हम इनको भी हमने 4 पॉइंट बन, बेटा ये इन्हीं 4 पॉइंट के दूसरे नाम है बेटा, दूसरे नेम। ठीक है, इस ऊपर वाले 2 पॉइंट के नाम ये होते हैं, लास्ट वाले 2 पॉइंट के नाम ये होते हैं। तो हमने दोबारा से लिख दिए ताकि डेबिट और क्रेडिट अगर आपको के सामने आ जाए तो आपको ये याद रखने की जरूरत ना पड़े कि कौन सा डेबिट है और कौन सा क्रेडिट है। तो इसलिए हमने इसके लिए भी 4 स्टार्टिंग पॉइंट अलग से अलॉट कर दिए। तो कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। दोनों डेबिट एक साथ आएंगे, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। सेम दोनों क्रेडिट बैलेंस एक साथ आएंगे, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। बेटा हमने जोड़े बना दिए, जोड़े बना दिए। जोड़े मतलब समझते हो, ठीक है, इन दोनों का एक ग्रुप, इन दोनों का एक ग्रुप, इन दोनों का एक ग्रुप, इन दोनों का एक ग्रुप। ठीक है, क्योंकि दोनों के ट्रीटमेंट एक जैसे, इन दोनों के ट्रीटमेंट एक जैसे, इन दोनों के ट्रीटमेंट एक जैसे, इन दोनों के ट्रीटमेंट एक जैसे। इसलिए हमने स्टार्टिंग पॉइंट में क्या कर दिए, ग्रुपिंग कर दिए। सर ग्रुपिंग एक बार फिर से हमें याद करा दो। तो चलो बेटा मेरे साथ एक बार बोलोगे, बैलेंस एज पर कैश बुक, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक, ओडी एज पर कैश बुक, देन डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। आपको ये 8 स्टार्टिंग पॉइंट मिल रहे हैं। सर क्या एक ही क्वेश्चन में 8 स्टार्टिंग पॉइंट यूज हो जाएंगे, आंसर इज नो। बेटा कोई भी एक स्टार्टिंग पॉइंट आपके क्वेश्चन में आ सकता है, चाहे वो बैलेंस एज पर कैश बुक से क्वेश्चन की शुरुआत हो रही हो, या ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक से शुरुआत हो रही हो, या बैलेंस एज पर पासबुक से शुरुआत हो रही होगी, या ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, या इन चारों में से कोई एक स्टार्टिंग पॉइंट आपको चुनना है। तो बेटा हम वापस आते हैं अपने फॉर्मेट पे। हमने क्या कहा था कि सबसे पहले हमें क्वेश्चन में से क्या निकालना है, स्टार्टिंग पॉइंट। और स्टार्टिंग पॉइंट निकालने के बाद सर हम इसमें कुछ तो ऐड करेंगे और कुछ लेस करेंगे, कुछ ऐड और कुछ लेस। वो कुछ क्या होता है बेटा, बस अब हमें ये जानना है कि सर ये कुछ क्या है, कुछ होता है। हाँ बेटा कुछ होता है। कुछ क्या है, ये कुछ होंगे हमारे प्रॉफिट आइटम्स, कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसे होंगे जिसमें निकलेंगे हमारे लॉस आइटम। क्या होते हैं प्रॉफिट आइटम, क्या होते हैं लॉस आइटम, ये अगला प्रोसेस है, इसके बाद समझेंगे। बट फिलहाल हमें ये याद रखना है कि सर अगर हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ये पहला जोड़ा है, पहला वो है जोड़ा, यानी कि बैलेंस एज पर कैश बुक हो या फिर ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक होगा, तो हम प्रॉफिट आइटम्स को क्या करेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट में प्लस कर देंगे और लॉस आइटम्स को स्टार्टिंग पॉइंट से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ऐसे ही बेटा अगर बैलेंस एज पर पासबुक या फिर ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक होगा तो प्रॉफिट आइटम क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, और लॉस आइटम क्या हो जाएंगे, हमारे प्लस हो जाएंगे। इसके बाद में डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक एंड डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, चाहे कैश बुक का डेबिट बैलेंस हो चाहे पासबुक का डेबिट बैलेंस हो, दोनों ही डेबिट बैलेंसेस हमारे क्या होंगे बेटा, इनमें प्रॉफिट आइटम्स जो होंगे वो स्टार्टिंग पॉइंट में प्लस होंगे और लॉस आइटम्स हमारे स्टार्टिंग पॉइंट से माइनस होंगे। और अगर हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक या फिर क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक होगा तो उस केस में हमारे जो प्रॉफिट आइटम्स होंगे वो माइनस हो जाएंगे और जो लॉस आइटम होंगे वो प्लस हो जाएंगे। जी सर, ये तो हमें समझ में आ गया। अब बेटा पूरी कहानी में बस एक चीज़ समझनी है, व्हाट इज़ प्रॉफिट आइटम्स एंड व्हाट आर लॉस आइटम। प्रॉफिट आइटम्स क्या हैं और लॉस आइटम्स क्या हैं, बस हमें ये जानने की अब ज़रूरत रह गई है। उसके बाद तुम सर डायरेक्टली क्वेश्चंस कर सकते हैं और हमें वैल्यूज़ ही तो पुट करनी है, वैल्यूज़ हम पुट आराम से कर लेंगे, हमें क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन मिलेगी ही। जी सर,
तो बेटा प्रॉफिट आइटम क्या होते हैं और लॉस आइटम क्या होते हैं, इसके लिए मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछूंगा, आप मेरे साथ साथ जवाब देते रहना, आपको पता चल जाएगा कि प्रॉफिट आइटम्स क्या होते हैं और लॉस आइटम्स क्या होते हैं। मान लो कि बेटा हमें कोई चेक मिला कहीं से बाहर से, हमने किसी को उधार सामान बेचा, उसने हमें बाद में चेक ला के दे दिया कि सर चेक से पेमेंट करूँगा। मैंने कहा ठीक है, उसने मुझे चेक दिया। अब मैं उस चेक का क्या करूँगा बेटा, उस चेक पे अपना नाम भरूँगा, अपना बैंक अकाउंट नंबर, अपना IFSC कोड ये फिल करके या अपना मोबाइल नंबर फिल करके और मैं उस चेक की अपने यहाँ एंट्री कर लूँगा। जैसे ही बैंक भेजूँगा तो बैंक भेजने से पहले अपनी एंट्री कर लूँगा कि हाँ मेरे पास इस अकाउंट, ये जो पैसा है इस कस्टमर से मेरे अकाउंट में आ गया है। मैं अपने यहाँ एंट्री उसी दिन कर लेता हूँ जिस दिन बेटा मैं चेक को बैंक में भेज रहा था। भेजने से पहले मैंने ये एंट्री कर ली, ये मान के कि हाँ ये चेक क्लियर हो जाएगा और मेरे पास पैसे आ जाएंगे, लेकिन मैं इसको आज ही रियलाइज्ड मान लेता हूँ अपनी बुक्स में। यहाँ बेटा जो मैं अपनी कैश बुक बना रहा था, कैश बुक में मैंने एंट्री आज कर ली। चलो अपने चलते हैं कैश बुक की तरफ। कहाँ पर है हमारी कैश बुक? यस बेटा, मैंने यहाँ पे अपनी कैश बुक में एंट्री कर ली। लेकिन बेटा ये बैंक, पंजाब नेशनल बैंक उस चेक की पेमेंट कब करेगा, एंट्री कब करेगा? जब वो चेक मैं बैंक में जमा कर दूंगा और वो चेक क्लियर हो जाएगा। तो बेटा क्लियर होने के बाद में ही मेरे अकाउंट में पैसे आएंगे, उससे पहले मेरे अकाउंट में पैसे नहीं आएंगे। तो अगर मेरे अकाउंट में क्लियर होने के बाद पैसे आएंगे तो बेटा बैंक अलग समय पे एंट्री कर रहा है और मैं अलग समय पे एंट्री कर रहा हूँ। मान लो कि मैंने कोई चेक कल लगाया था और आज मैं बैंक में एंट्री कराने चला गया और अभी तक वो चेक क्लियर नहीं हुआ है, तो बताओ मेरी कैश बुक में तो लिखा हुआ है कि भाई इस चेक का पैसा आ गया है, लेकिन पासबुक में ऐसा नहीं लिखा हुआ। तो पासबुक और कैश बुक का बैलेंस क्या हो गया? मिसमैच हो गया, वो दोनों आपस में मैच नहीं होंगे। ठीक है, तो पहला रीजन क्या मिला बेटा? चेक सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट येट कलेक्टेड, कि हमने चेक बैंक में भेजा कलेक्शन के, लेकिन अभी तक वो कलेक्ट नहीं हुआ, उसका पैसा कलेक्ट नहीं हुआ, हमारे अकाउंट में उसका पैसा नहीं आया। तो बताओ अगर हमारे अकाउंट में उसका पैसा नहीं आया तो हमें प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? सर बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि हमारे अकाउंट में पैसा नहीं आया। ठगा ठगा सा महसूस कर रहे हैं हमने तो लिख के भेजा था कि हमारे अकाउंट में पैसा आ गया, लेकिन एक्चुअल में बैंक में वो चेक अभी तक क्लियर नहीं हुआ, तो इसलिए हमारे अकाउंट में पैसा नहीं आया। तो ये कैसा आइटम होगा बेटा? लॉस आइटम। सर इसके अलावा कोई एग्जाम्पल? यस बेटा, सेकंड एग्जाम्पल, हमने किसी को पेमेंट दी चेक के थ्रू, तो हमने चेक भरा, उसका नाम भर दिया, उसके ऊपर अकाउंट नंबर लिख दिया और हमने अपने यहाँ एंट्री कर ली कि उसको पैसा चला गया और हमने चेक उसको दे दिया। अब जब तक वो चेक लेके बैंक में नहीं जाएगा, हमने तो चेक काटते ही एंट्री कर ली ना अपने यहाँ कि हमारे पास से पैसा चला गया, लेकिन जब तक वो चेक बेटा यहाँ बैंक में प्रेजेंट नहीं होगा, तब तक उस चेक की पेमेंट भी नहीं होगी, तब तक उस चेक की पेमेंट नहीं होगी। अब मैं बैंक में जाके पासबुक एंट्री करा के ले आया और मैंने मिस्टर राम को चेक दिया हुआ था काट के, और राम वो चेक लेके बैंक में नहीं पहुंचा, तो क्या मेरे अकाउंट से पैसे कटे होंगे? आंसर इज नो। जब मेरे अकाउंट से पैसे नहीं कटेंगे तो बेटा मुझे बहुत खुशी होगी कि सर मेरे अकाउंट से तो पैसे कटे ही नहीं, मेरा तो क्या हो गया यहाँ पर? फ़ायदा हो गया, यानी कि मेरा प्रॉफिट हो गया। तो इसको क्या बोलेंगे? प्रॉफिट आइटम। और इसको अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे सर? अंग्रेजी में बोलेंगे इसको चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, कि हमने चेक इशू कर दिया लेकिन वो अभी तक भी बैंक में पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ। क्लियर? यस सर, बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ तो वो क्या होगा? हमारा प्रॉफिट आइटम होगा। ऐसे बेटा बैंक अपनी सर्विसेज के बदले में कुछ चार्जेस डिडक्ट कर लेता है, चार्जेस काट लेता है, जिसको हम बोलते हैं क्या? बैंक चार्जेस। और बैंक ने अगर हमारे बैंक अकाउंट से कोई चार्जेस डिडक्ट कर लिए तो उसको हम क्या बोलेंगे? बैंक चार्जेस। ठीक है, हमें उसका पता कब चलेगा? जब हम पासबुक को अपडेट करा के लाएंगे, प्रिंट करा के लाएंगे, तब हमें पता चलेगा कि हाँ बैंक ने बैंक चार्जेस डिडक्ट कर लिए हैं। तो उस समय बताओ बेटा, जब मुझे पता चलेगा कि बैंक ने बैंक चार्जेस डिडक्ट कर लिए तो मुझे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? सर ये तो हमारे लिए लॉस आइटम होगा, क्योंकि हमारे बैंक से तो पैसे कम हो गए और हम तक सूचना नहीं पहुँची, इसलिए हमारे लिए क्या होगा? उस दिन लॉस आइटम होगा। ऐसे ही बेटा बैंक इंटरेस्ट देता है हमें हमारे अकाउंट पे, तो बैंक ने अगर हमारे अकाउंट में इंटरेस्ट क्रेडिट कर दिया, हमारे पास इंटरेस्ट जमा करा दिया हमारे अकाउंट में और हम तक उसकी सूचना नहीं पहुंची पासबुक में एंट्री कराने से पहले, तो बेटा क्या बताओ हमने अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड की होगी? आंसर इज नो। हमने अपने यहाँ पे एंट्री नहीं की, लेकिन हमारे अकाउंट में पैसा आ गया। सर हमें बहुत खुशी हुई कि ये हमारे अकाउंट में पैसा आया है, तो इसलिए क्या कहलाएगा? हमारे लिए एक प्रॉफिट आइटम कहलाएगा। ऐसे ही बेटा हमें ट्रांजैक्शन वाइज
बस ये पता लगाना है कि क्या प्रॉफिट आइटम है और क्या लॉस आइटम। एक बार मैं फिर से समअप कर देता हूँ कि बेटा हम बना रहे हैं क्या, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। और बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने का फॉर्मेट ये होता है कि इसमें सबसे पहले आता है क्या, स्टार्टिंग पॉइंट, फिर इसमें कुछ ऐड करते हैं और कुछ लेस करते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट बेटा इन 8 पॉइंट में से कोई एक होगा। पहला, बैलेंस एज पर कैश बुक, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक एंड क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। बेटा अगर बैलेंस एज पर कैश बुक या ओडी एज पर पासबुक होगा तो प्रॉफिट आइटम प्लस हो जाएंगे और लॉस आइटम माइनस हो जाएंगे। ऐसे ही बैलेंस एज पर पासबुक होगा या ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक होगा तो प्रॉफिट आइटम माइनस हो जाएंगे और लॉस आइटम प्लस हो जाएंगे। उसी प्रकार डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक या डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक होगा तो प्रॉफिट आइटम प्लस होंगे और लॉस आइटम माइनस, एंड क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक और क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक होगा तो प्रॉफिट आइटम माइनस होंगे और लॉस आइटम प्लस हो जाएंगे। सर प्रॉफिट किसे कहते हैं, लॉस किसे कहते हैं, बेटा ये ट्रांजैक्शन वाइज आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। सर इसे तो कहते हैं प्रॉफिट आइटम और इसे कहते हैं लॉस आइटम। चलिए बेटा आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ गुड डे, आपका दिन शुभ रहे, जय हिंद।